नमस्कार दोस्तों, आज ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग का लास्ट पार्ट है। तो चलिए आज इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले पार्ट को हमने कवर कर लिया, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं जीडीपी होती क्या है। तो जब भी जीडीपी की बात की जाएगी, जीडीपी की बात की जाएगी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाएगी, तो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला, फाइनेंशियल ईयर, पहला फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखना है। सेकंड ये है कि गुड्स एंड सर्विस का ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे आप गुड्स का ध्यान रखना है। थर्ड, आपको यह ध्यान रखना है कि जो लोग भारत में रहते हों, ठीक है, जो लोग भारत में रहते हों तो निवासी, जो भारत के निवासी हों वो, और निवासी को रेजिडेंट के नाम से जाना जाता है, तो जो भारत के रेजिडेंट हों वो रहेंगे। और चौथा रखना है आपको फाइनल गुड्स, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा किया गया अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जीडीपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहां पे अंतिम का मतलब यह कि फाइनल होना चाहिए, रॉ मटेरियल के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, फाइनल कंजम्पशन होना चाहिए उसका, वो कंजम्पशन के लिए होना चाहिए, फाइनल गुड्स होना चाहिए। निवासी यानी जो लोग भारत की सीमा में रहते हैं। अगर कोई भारत का नागरिक है लेकिन भारत में नहीं रहता है, यूएसए में रहता है, तो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो जो लोग भारत में रहते हैं अभी वर्तमान में, चाहे वो भारतीय हों चाहे वो विदेशी हों, उन सभी को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। गुड्स मतलब वस्तुएं, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब आपको मैंने बता दिया। तो इस तरीके से जीडीपी का यही मतलब होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी देश में रहने वाले लोगों के द्वारा किया गया अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जीडीपी के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एनडीपी की। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे ही एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जब भी ग्रॉस से हम नेट में जाएंगे, पहले था ग्रॉस, अब हमें जाना है नेट पर। तो ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे, अगर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो हमें नेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी एनडीपी आपको फाइंड करना है तो जीडीपी में से आपको डेप्रिसिएशन घटा देना है। अगर आप इसे लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप इसे लिखेंगे, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो आपका फाइनली एनडीपी आ जाएगा। तो अब आपने समझा एनडीपी क्या होता है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, यानी अगर आप किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, कोई भी वस्तु अगर आप बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, तो उनमें खर्चे भी तो आते हैं। अगर कोई मशीन खराब हो गई तो उसको रिपेयर का भी कॉस्ट आता है। तो जो भी डेप्रिसिएशन है वो हम जब ग्रॉस में से घटाएंगे तो आपका नेट आ जाएगा। तो ये आपका एनडीपी हो गया। अब ये है एनएनपी। तो चूंकि यहां पे एक नया एन आ गया, अब इसका क्या मतलब है। तो पहले था एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हमें अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। तो अब पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी देश के सीमा के अंदर, ये सीमा है, इसके अंदर अगर ए है, बी है, सी है, डी है, ये लोग अगर किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ही वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है। लेकिन जब भी बात करेंगे एनएनपी की, तो भारत की सीमा के बाहर जो लोग हैं वो भी इसमें कैलकुलेट किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भारत का निवासी है, यानी अगर कोई भारत का नागरिक है और चाहे वो किसी भी देश में हो, ठीक है, तो उसको इसमें ऐड किया जाएगा। और किसी और देश का नागरिक अगर भारत में काम कर रहा है, भारत का निवासी है, तो उसको घटा दिया जाएगा। तो उसे अगर विदेशी आय माइनस
घरेलू आय, ठीक है, तो इसे बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड। तो इस तरीके से अगर आपको NNP निकालना है तो आपको NDP में से NFIA को घटा देना है। जैसे आप NDP में से NFIA को घटा देंगे आपका NNP मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको पढ़ना है MP यानी मार्केट प्राइस, और एक पढ़ना है FC यानी फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है? जब भी बात मार्केट प्राइस की जाएगी तो इसमें टैक्स इंक्लूड होता है और सब्सिडी भी इसमें रहता है। तो आपको जब भी जो NNP है अगर ये मार्केट प्राइस पे है, इसका मतलब ये है कि इसमें टैक्स इंक्लूड है और सब्सिडी भी इंक्लूड है। तो जब भी इसे फैक्टर कॉस्ट पे आपको निकालना होगा तो टैक्स में से सब्सिडी घटा देना है। यानी अगर फैक्टर MP है, अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो अगर आप ये कर देंगे तो आपका फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। तो इतनी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां पे एक चीज आपको ये समझना है कि अगर NNP FC है, यही आपका हो गया नेशनल इनकम। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या है? तो अभी आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया। क्या आपने किया? NNP FC आपने कैलकुलेट किया। इसमें मैंने बताया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। हमने GDP से यहां तक आने का पूरा सफर किया था, तय किया था। अब आपको पर्सनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो ये जो नेशनल इनकम है ये सभी लोगों का इनकम है। पर्सनल इनकम किसी खास का अगर इनकम कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा? तो नेशनल इनकम माइनस इसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को घटा देंगे, साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड्स, जो इंटरेस्ट पेमेंट है नेट उसको भी घटाएंगे। इसके साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको भी घटा देंगे और इसमें ऐड कर देंगे ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म, इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद जो हमारा फाइनल आएगा वो हमारा पर्सनल इनकम होगा। अगला कॉन्सेप्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी जो ऐसा इनकम जो आप खर्च कर सकते हो, मतलब पूरी तरह से आपका है और आप उसे अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पर्सनल इनकम सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में जो कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। तो पर्सनल इनकम जब आप कैलकुलेट कर लोगे उसमें से आपको पर्सनल टैक्स पेमेंट को घटा देना है और साथ ही साथ नॉन टैक्स पेमेंट को भी घटा देना है। तो इस तरीके से जो भी आपके खर्चे होंगे वो आप निकाल दोगे, तो जो फाइनल बचेगा वो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के रूप में बचेगा। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अलग अलग चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। एक तो हो गया रियल जीडीपी। जीडीपी के बारे में हमने जान लिया कि जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। अब यहां रियल जीडीपी की बात की गई है, यानी रियल यानी वास्तविक जीडीपी क्या है। और दूसरा आपको नॉमिनल जीडीपी जानना है, तीसरा आपको बेस ईयर जानना है और चौथा आपको करंट ईयर जानना है। तो सबसे पहले करंट ईयर के बारे में जानेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर तक। तो सबसे पहले करंट ईयर के बारे में जानेंगे। अभी क्या चल रहा है? 2024। अभी 2024 चल रहा है, यानी अगर आप 2024 के बारे में आपसे बात किया जाए तो वो करंट ईयर है। बेस ईयर क्या है? बेस ईयर मान के चलो कि हम मान लेते हैं 2005। पहले 2005 था, फिर 2011 कर दिया गया, ठीक है। तो बेस ईयर 2011 है। अब बेस ईयर का मतलब यह है कि एक ऐसा ईयर जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुए हों, ज्यादा उतार चढ़ाव प्राइस में नहीं हुआ हो, उसे हम बेस ईयर मान लेते हैं। तो मान लीजिए अभी करंट में सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए 2011 को माना जाता है बेस ईयर। तो बेस ईयर 2000 आपका 11 हो गया। अब आपको नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है। अब जब भी नॉमिनल जीडीपी की बात की जाएगी तो नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के बेसिस पे होगी। जब भी जीडीपी कैलकुलेट की जाती है आपको करंट ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करके बता दी जाती है और जीडीपी का आंकड़ा बढ़ जाता है। तो आपको लगता है यार काम बहुत अच्छा हो रहा है भारत में और जीडीपी हमारी बढ़ गई है, लेकिन वो रियल जीडीपी नहीं होती है, वो नॉमिनल जीडीपी होती है जो करंट ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। और करंट ईयर में जो इन्फ्लेशन होता है वो इंक्लूड होता है। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस का बढ़ जाना। अब जब रियल जीडीपी आप कैलकुलेट करोगे तो आपका बेस ईयर के बिहाफ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो जब भी आप बेस ईयर के बिहाफ पे रियल जीडीपी को कैलकुलेट करोगे
तो वो ज्यादा मतलब ज्यादा एक्चुअल आंकड़ा दिखाएगा और वो कंपेरेटिवली दिखाएगा कि 2005 के या 2011 के हिसाब से 2024 में आपकी जीडीपी कितनी बढ़ी है। जैसे मान लीजिए 2011 में आपकी जीडीपी है 6% और 2024 में आपकी जीडीपी है 7%। तो मतलब 2011 से लेकर 2024 के बीच में 1% की जीडीपी में ग्रोथ आपका आया है। लेकिन अगर यही आप करंट ईयर के बेसिस पे अगर आप नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो वो आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वो सही आंकड़ा नहीं दिखाता। आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बताता है कि अभी आपकी जीडीपी की जो स्थिति है या फिर जो इन्फ्लेशन की स्थिति है वो क्या है। चलिए देख लीजिए, नॉमिनल जीडीपी हम मान लेते हैं कि 10 है, रियल जीडीपी 5 हमने कैलकुलेट कर लिया इंटू 100, तो आप यहां पे तो आप देखेंगे 200% आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 2000 रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को अगर हम कंपैरेटिवली देखें, मान लीजिए रियल जीडीपी जो है वो आपकी 5 थी और नॉमिनल जीडीपी आपकी 10 है। इसका मतलब यह है कि जो पहले जो चीज 5 रुपए में मिलती थी अब वो चीज 10 रुपए में मिल रही है। प्राइस आपका 2 गुना हो गया, यानी 200% यहां पे ग्रोथ हो गया है, ठीक है। तो ये आपका बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। एक आता है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है और कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है CT/C0 इंटू 100। अब कैसे होता है आपको यह समझना है। ज्यादा बेटर ऑप्शन आपको जीडीपी डिफ्लेटर प्रोवाइड करता है क्योंकि ये सभी के सभी वस्तुओं को कैलकुलेट करता है, लेकिन सीपीआई में सारी वस्तुओं को कैलकुलेट नहीं किया जाता। एक बास्केट ऑफ गुड्स होता है, एक बास्केट ऑफ गुड्स होता है, जितने इसमें हैं वही इसमें कैलकुलेट किए जाते हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन वो ऐसी वस्तुएं हैं जो लगभग सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन्हीं के बिहाफ पे ये कैलकुलेट किया जाता है। तो हम मान सकते हैं कि एक सैंपल लिया जाता है और सैंपल के बिहाफ पे कैलकुलेट किया जाता है। अब जब भी आपको सीपीआई कैलकुलेट करना है तो इसमें ये आपका करंट ईयर का हो गया, ये आपका बेस ईयर हो गया इंटू 100। अब मान लीजिए कि करंट ईयर में आपका 100 है, बेस ईयर में 50 है, इंटू 100, तो आप देखेंगे कि आपका 200 आ गया सीपीआई, ठीक है। तो इस तरीके से सीपीआई आपको कैलकुलेट करना होता है। अब आपको डब्ल्यूपीआई के बारे में समझना है। डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब भी होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन बेस ईयर इंटू 100। इसका मतलब यह हो गया कि करंट ईयर, अभी आज के डेट में कोई एक वस्तु है, एबीसी नाम की कोई वस्तु है, उसकी प्राइस है 100 रुपए, लेकिन अगर यही हम देखें बेस ईयर में तो उसकी प्राइस थी 20 रुपए और इंटू 100 कर दीजिए तो आप देखेंगे 500 आ गया, यानी इसका प्राइस लगभग 500% बढ़ गया है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो चीज 20 रुपए की थी अब वो 100 रुपए में मिल रही है, 5 गुना महंगी मिल रही है। तो ये बताता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। इस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी एक बास्केट ऑफ गुड्स के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है, सैंपल के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है और होलसेल मार्केट में क्या स्थिति है इन्फ्लेशन की वो बताता है। प्राइस कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, महंगाई की क्या स्थिति है वो बताता है। अगला कुछ और चीजें आपको समझना है। एक है जीडीपी एंड वेलफेयर, कि क्या जीडीपी के माध्यम से ये पता चलता है कि वेलफेयर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो वो देख लेते हैं। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब हो गया कि सोसाइटी में जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आपको मैं बताता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। 10 लोग हैं, 10 पीपल हैं मान लीजिए, और 10 लोगों की इनकम 10-10 रुपए है, तो टोटल जो जीडीपी आ रहा है वो आ रहा है 100 रुपए, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे 10 लोग हैं, सभी लोग 10-10 रुपए कमा रहे हैं। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो है 2021 का आंकड़ा है। 2022 के आंकड़े में क्या होता है कि ये 10 ही लोग रहते हैं, 10 ही पीपल रहते हैं, लेकिन 8 लोगों की इनकम होती है 9 रुपए, मान के चलिए 1 रुपए इनकम कम हो जाती है, और 2 लोगों की इनकम जो है वो बढ़ जाती है, 20 रुपए हो जाती है, ठीक है।
दो लोगों की इनकम 20-20 रुपए हो जाती है। तो 8 9 72 हो गया, अब 20 दूना 40 हो गया। तो आप सबको जोड़ दीजिए, 72 + 40 तो आपका 112 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 10 लोग ही थे, पहले भी 10 लोग थे, अब भी 10 लोग हैं। 2021 में ये 10 लोगों की टोटल जो इनकम थी वो 100 रुपए थी, यानी जीडीपी 100 रुपए थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि 2022 में यही 10 लोग हैं, लेकिन इनकम में उतार चढ़ाव हुआ। उतार चढ़ाव इस मामले में हुआ कि 8 लोग हैं उनकी इनकम 1-1 रुपए कम हो गई, लेकिन 2 लोगों की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये 20 रुपए हो गई, यानी डबल उनकी इनकम हो गई। तो आप देखेंगे कि उसके बाद इन्हीं 10 लोगों में जीडीपी 2022 में ज्यादा हो गई, ज्यादा बढ़ गई। अब आप दोनों को अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो यहां पे लगभग 12 रुपए का अंतर आ रहा है जीडीपी में। तो इस तरीके से ये जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो नहीं बताता कि ये सही लेवल पे वेलफेयर हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादा फायदा मिला है। ऐसे रियल लाइफ में भी होता है। कुछ हमारे यहां ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम संपत्ति है। जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है वो उनके पास ज्यादा फर्म्स है, ज्यादा प्रोडक्शन वही कर रहे हैं। तो इसलिए इक्वालिटी के लेवल पे जीडीपी को हम सही तरीके से नहीं मान सकते। अगला होता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जीडीपी में कैलकुलेट ही नहीं हो पाती हैं। जैसे हाउसवाइफ्स घर पे बहुत सारा काम करती हैं, सब कुछ काम करती हैं, लेकिन उनका जो काम है वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो काम कर रही हैं उन्हें उसका कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है, तो इसलिए उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट होता ही नहीं है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है। तीसरा प्रॉब्लम है एक्सटर्निटीज। एक्सटर्निटीज का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि एबीसी नाम की एक कंपनी है, एबीसी नाम की एक कंपनी है और ये कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रही है जिससे बहुत ज्यादा कचरा निकल रहा है। और ये जो सारा कचरा है, ये नदी में जा रहा है। ये सारा कचरा नदी में जा रहा है। अब ये सारा कचरा नदी में जाएगा तो नदी में प्रदूषण फैलेगा, नदी का पानी पीने लायक नहीं रहेगा। यहां पे कुछ लोग रहते हैं जो इसी नदी का पानी पीते हैं। अब आप देखेंगे पहले ये लोग यहां का पानी पीते थे, पानी ठीक होता था, लेकिन अब ये एबीसी नाम की कंपनी आ गई। इससे जो भी इससे डस्ट निकल, जो भी इससे कचरा निकल रहा है, वेस्टेज निकल रहा है, वो सारा नदी में जा रहा है। नदी का पानी खराब हो गया, लेकिन ये लोग यही पानी पी रहे हैं। तो इन लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं होने लगेंगी। अब आप ये सोचो कि फायदा इसका हो रहा है, गंदगी ये फैला रहा है, लेकिन नुकसान इनको हो रहा है। तो ये तीसरे लेवल पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये वेलफेयर नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के इस सेशन में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई हो 2-3 बार देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।